Dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ जो गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं। पहला है सस्पेंशन टाइप और दूसरा है पिवोटेड टाइप, जिसको कि वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो अभी हम फिलहाल सस्पेंशन टाइप ले रहे हैं। सस्पेंशन टाइप, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में कॉइल को सस्पेंड किया जाता है, इसलिए इसको सस्पेंशन टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से हम जानते हैं। तो एक कॉइल एक हार्सू मैग्नेट के पोल्स के बीच में हमने लटका दिया। तो देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, सपोज ऑफ स्ट्रेंथ बी, और ये हमने इसको किसी सपोर्ट से लटका दिया, ठीक है ना। किसी सपोर्ट से हमने इसको दोनों पोल के बीच में लटका दिया। तो नाउ वी हैव ए कॉइल बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट मीन्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे इसमें करंट पास होती है, जैसे इसमें करंट हम पास करते हैं, कॉइल में करंट पास होती है, तो कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो कॉइल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। मान लीजिए कि एंगल हमको मिल रहा है अल्फा। कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है? तो अल्फा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। अब जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट होता है तो सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट आता है ना। आपने वायर का एक एंड फिक्स रखा है, दूसरे एंड को आप टर्न कर रहे हैं, तो कॉइल में ट्विस्ट तो आएगा। और कोई भी वायर अपने में होने वाले किसी भी ट्विस्ट का अपोज करता है। तो जो ट्विस्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वो ट्विस्ट का क्या करेगा? वायर अपोज करेगा, और इसलिए एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई हो जाता है, जिसको कि हम रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड ने जो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया, जिसके कारण यह कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ, इसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने क्या किया? कॉइल को डिफ्लेक्ट किया, और जैसी कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ, वायर में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ने वायर ने उस ट्विस्ट का अपोज किया, और उसके कारण एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इन द सस्पेंशन वायर। एंड इन केस व्हेन दीज टू अपोजिट टॉर्क्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो हमारा कॉइल वहीं रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो दो टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, यहीं से हमको एक रिलेशन मिलता है करंट के लिए, और उसी रिलेशन से हम करंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो रिलेशन निकलता है। तो लेट एरिया ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू ए। जो कॉइल हमने लटका रखा है उसका एरिया ए है। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन। मैग्नेटिक फील्ड between the poles is equal to B. If current in the coil is I,
and it is deflected by an angle theta, by an angle alpha, then deflecting torque applied on the coil तो कॉइल के ऊपर कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो टाउ विल बी इक्वल टू NIBA cos अल्फा, NIBA cos अल्फा। इतना टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई हुआ। इस डिफ्लेक्शन के कारण मान लीजिए कि वायर में, सस्पेंशन वायर में जो ट्विस्ट आया है वो है थीटा। लेट ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सस्पेंशन वायर is theta and the torque produced in the wire for per unit twist is C then restoring torque applied on the coil tau dash is equal to C into theta. It is your equation 1, it is your 2। भाई यूनिट ट्विस्ट के लिए कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो C, तो थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, थीटा इंटू C। तो इतना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क, वापस लाने वाला टॉर्क। जैसे आप करंट फ्लो करना बंद करते हैं, ये टॉर्क डिसअपियर हो गया, क्योंकि करंट नहीं तो टॉर्क नहीं, तो फिर यही टॉर्क क्या करता है, उसको वापस घुमाता है, इसलिए इसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अभी तो खैर दोनों टॉर्क लगे हुए हैं और इसलिए कॉइल इसी पोजीशन में बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इन इक्विलिब्रियम द टाउ इज जस्ट इक्वल टू टाउ डैश, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो टाउ कितना, तो NIBA cos अल्फा, टाउ डैश कितना, तो C into theta, and that's why the current flowing in the galvanometer is C upon NBA cos alpha into theta। ये हो गया करंट विच इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब यदि हमको राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज मालूम हो तो हम करंट बता सकते हैं। अब इसमें देखो C, N, B, A, ये सब कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटीज हैं, और जो इस कॉइल को, जो इस गैल्वेनोमीटर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो ये सारे डेटा हमको अवेलेबल करा सकता है कि सस्पेंशन वायर के लिए C कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एरिया कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये सब डेटा हमको प्रोवाइड कर देगा। तो हमको क्या क्या नापने पड़ेंगे, एक तो थीटा और दूसरा अल्फा। ये दो एंगल हमको मेजर करना पड़ेगा। अब एक एक्सपेरिमेंट में दो एंगल, एक ही एक्सपेरिमेंट में एक ही समय में दो एंगल का मेजरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और उसमें से भी किसी एक एंगल के साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा हो, जैसे कि अल्फा के साथ में कोसाइन लगा हुआ है,
तो कॉस अल्फा की वैल्यू में जो वेरिएशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होता, रेगुलर नहीं होता कि कॉस 0 के लिए तो 1 हो गया, कॉस 30 के लिए √3/2 हो गया, कॉस 60 के लिए 1/2 हो गया। यानी 30 का हम चेंज कर रहे हैं, 0 से 30 फिर 30 से 60। तो कोसाइन की वैल्यू में क्या इक्वल चेंज आया? कोसाइन की वैल्यू क्या हुआ? 0 से जब 30 बढ़ाया एंगल को तो वैल्यू उसका 1 से घट करके √3/2 हुआ। तो कितना चेंज आया? डिफरेंस आया 1 माइनस √3/2। और जब हमने एंगल को 30 से 60 बढ़ाया तो कितना चेंज आया? √3/2 माइनस 1/2। और जब 60 से 90 किया तो 0 हो गया। तो कितना चेंज आया? 1/2 माइनस 0। यानी जो चेंजेस आ रहे हैं 30 के लिए कोसाइन के वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बराबर नहीं है, इरेगुलर है। और इसलिए अगर ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई टर्म आपके फॉर्मूले में है तो वहाँ हम पॉइंटर और स्केल का यूज नहीं कर सकते। भाई यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया और वो पॉइंटर के कॉइल के डिफ्लेक्ट होने के साथ साथ स्केल में रन करे और स्केल से सीधा हम देख लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वही हो सकता है जहाँ पर कि फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं उनमें रेगुलर चेंज आते हों, कि आई डबल किया तो ये भी डबल हो जाना चाहिए, आई आधी किया तो ये भी आधी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। तो दो प्रॉब्लम आ गए यहाँ पर। नंबर 1, एक ही एक्सपेरिमेंट में 2 एंगल का मेजरमेंट और उसमें भी एक एंगल के साथ में कोसाइन फंक्शन का होना। अब कोसाइन फंक्शन के साथ में एक दिक्कत और आती है। कोसाइन फंक्शन की वैल्यू सारे एंगल्स के लिए आपको याद नहीं होंगे। कितने के लिए मालूम है? 0 के लिए, 30 के लिए, 45, 60, 90, बस कुछ ऐसे एंगल हमको एंगल्स के लिए कोसाइन की वैल्यू मालूम है। अब किसी एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए कि अल्फा की वैल्यू 40 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया, ठीक है, 73 डिग्री आ गया। तो इन सारे एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा बाकी एंगल के लिए हमको कोसाइन की वैल्यू नहीं मालूम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पॉकेट में कोसाइन टेबल रखना पड़ेगा कि जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट किया, थीटा मेजर किया, अल्फा मेजर किया, फिर कोसाइन टेबल निकाल करके कॉस अल्फा की वैल्यू निकाले और फिर इसमें रखा और फिर कैलकुलेशन के बाद हमको आई मिलेगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जिसमें किसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़े, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर तमाम दिक्कतें हमारे सामने हैं, तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। इस प्रॉब्लम को हम कैसे रेक्टिफाई करें? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर एक चीज़ और कंफ्यूज होते हैं कि जब कॉइल जो है वो अल्फा एंगल से घूमा है तो वायर में ट्विस्ट भी अल्फा होना चाहिए। अलग अलग 2 एंगल क्यों लिए? आप 2 एंगल की बात क्यों करते हैं? कॉइल यदि अल्फा एंगल से टर्न हो रहा है तो वायर में भी अल्फा एंगल का ही तो ट्विस्ट आना चाहिए, ये समझते हैं। तो मैं बता दूं कि नहीं, कॉइल का डिफ्लेक्शन अलग है और वायर में जो ट्विस्ट आ रहा है वो अलग है। दोनों को हम इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद से समझते हैं कि किस तरह से इसको हम रेक्टिफाई करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपका कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं। इस सस्पेंशन वायर को मैं थोड़ा समझने के लिए थिक बना रहा हूँ, चौड़ा या मोटा बना रहा हूँ इस तरह से। ये सस्पेंशन वायर और इसकी इस एंड पर एक कॉइल लटकी हुई है, ठीक है ना, एक कॉइल लटकी हुई है, राइट। ये वाला एंड वहाँ पर फिक्स है, ऊपर वाले एंड को हमने फिक्स रखा हुआ है। अब क्या करो, इस वायर पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, एक्स वाई, ठीक। इसका रेडियस ये हो गया आर। अब ये कॉइल आपका डिफ्लेक्ट हुआ है, जैसे हमने करंट फ्लो किया तो कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ
और कॉइल डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो रेडियस भी इसके साथ साथ घूम गया। तो रेडियस कितने एंगल से घूम गया है? दिस इज द अल्फा। ये जो अल्फा आप कह रहे हैं वो रोटेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर है, कि वायर का जो रेडियस है वो कितने एंगल से घूम गया, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। ठीक है, अल्फा। और जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया था, अब वो इस पोजीशन पे आ गया है, ये वाई वहाँ वाई डैश पर शिफ्ट हो गया, एक्स तो वहीं पर रहेगा क्योंकि फिक्स है, लेकिन वाई जो है वो कॉइल के साथ साथ यहाँ तक आ गया। तो हमारा ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन एक्स वाई, अब वो इस पोजीशन पे आ गया जो अपने वायर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था। तो ये लाइन कितने एंगल से घूम गया? दिस इज द ट्विस्ट, दिस इज ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। बात समझ में आई? तो बोथ द एंगल्स आर क्वाइट डिफरेंट, और इसलिए हमने उसके लिए अलग अलग सिंबल्स भी रखे हुए हैं, एक के लिए अल्फा और एक के लिए थीटा। तो बात समझ में आ गई, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल एंड व्हाट इज द ट्विस्ट ऑफ द वायर, सस्पेंशन वायर। ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि अल्फा अलग एंगल है और थीटा अलग एंगल है, तो दोनों को हमको मेजर करना पड़ेगा, अलग अलग दोनों को हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो अल्फा को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली अल्फा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है अल्फा। तो हमें दो एंगल ना नापना पड़े, इसलिए क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं हमको पॉकेट में कोसाइन टेबल ना रखना पड़े, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस कॉस अल्फा वाले टर्म को अपने फॉर्मूले से एलिमिनेट करना होगा। यदि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया तो एक ही एंगल नापना होगा, थीटा, और आई जो है वो सीधा थीटा के प्रोपोर्शनल है। यानी कि आई आपने डबल किया तो थीटा डबल हो जाएगा, आई आपने आधी की तो थीटा आधी हो जाएगी। यानी फिर आप एक स्केल वहाँ पर यूज कर सकते हैं, सीधे पॉइंटर से आप वहाँ पर रीडिंग ले सकते हैं करंट के लिए। तो हमको दो बेनिफिट हो जा रहे हैं, एक तो हमको दो एंगल नापना नहीं पड़ रहा है, पॉकेट में कोसाइन टेबल रखना नहीं पड़ रहा है, ये तमाम कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, और जो भी चेंजेस होंगे करंट के साथ में राइट हैंड साइड में वो लीनियर चेंज होगा, कि करंट डबल हुआ तो थीटा डबल, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, थीटा पर ही डिपेंड करेगा आई, तो लीनियर चेंज आएगा दोनों के बीच में। तो हम स्केल यूज कर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट हमारे सामने हैं, तो हमने इस अल्फा को एलिमिनेट, यानी कॉस अल्फा वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए एक तरीका निकाला, क्या, कि जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो भी ऐसे सीधे सीधे हैं, सीधे सीधे, इसको हम थोड़ा सा ऐसा कॉनकेव शेप में कट करके रखते हैं, कॉनकेव शेप, ये ऐसा। ठीक है, तो दोनों पोल मैग्नेट के दोनों पोल को हमने कॉनकेव शेप में कट किया। ऐसा इधर वाले पोल को भी कॉनकेव शेप दिया, इधर वाले पोल को भी कॉनकेव शेप दिया, कॉनकेव शेप, और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू दे रहे हैं हम, टॉप व्यू, इसको हम ऊपर से देखें तो ऊपर से हमको एक कर्व दिखेगा, ऊपर से हमको एक कर्व दिखा, वो हमने बनाया है। और जब टॉप व्यू ले रहे हो तो कॉइल का भी केवल ऊपर वाला साइड नजर आएगा, तो कॉइल का ऊपर वाला साइड हमको नजर आ रहा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब मैग्नेट के पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो पोल के सरफेस से परपेंडिकुलर निकलते हैं। हाँ, अभी देखो कॉइल जो है इतने एरिया में घूम रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये कॉइल इतने एरिया में डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो जब कॉइल इस पोजीशन में है तो ये इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है, और इसलिए प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। अब ये कॉइल घूम करके मान लीजिए डिफ्लेक्ट होकर के इस पोजीशन पे आ गया,
तो भी ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रहेगा, और ये कॉइल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसा, तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है इसको कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सब रेडियस के समान है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का प्लेन हमेशा हमेशा इन एवरी केस, इन ईच एंड एवरी केस, it always remains parallel to the magnetic field, and so that the alpha is always equal to 0, so cos 0 is equal to 1, and now this term is removed from your formula. ठीक है, तो if the poles of the magnet are cut into concave shape, then we have a radial magnetic field between the poles. Between the poles, in which the coil always remains parallel to field. Parallel to field, and therefore alpha is equal to 0 and cos alpha is equal to 1. तो करंट का फॉर्मूला हो गया C/NBA इंटू थीटा। ये cos alpha वाला टर्म आपके फॉर्मूले से हट गया। और जैसे कि हमने कहा, ये सारी के सारी क्वांटिटी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि आपने कितने एरिया का कॉइल बनाया है, कितने टर्न दिए हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटीज हैं, और एक गैल्वेनोमीटर के लिए सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई द आई इज नाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो आई जो है वो केवल थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा क्या है? ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर। वो डबल हुआ तो समझ लो करंट डबल हो गया, वो आधी हो गई तो समझ लो करंट आधी हो गई। एंड नाउ वी कैन यूज स्केल एंड पॉइंटर। तो वहां पर एक स्केल लगा सकते हो, वहां पर एक पॉइंटर लगा सकते हो, जो कॉइल के घूमने के साथ साथ स्केल में घूमे, और सीधा रीडिंग नोट कर सकते हो। नो नीड ऑफ एनी पेन एंड पेपर फॉर कैलकुलेशन। अब सीधा रीडिंग हमको मिलेगा। तो बच्चों, ये है सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर और उसकी थ्योरी। अब इसकी सेंसिटिविटी देखें। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी सेंसिटिविटी है कि कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। जो जितना छोटा मेजरमेंट ले सकता है वो उतना ही सेंसिटिव। जो इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा मेजरमेंट लेने के लिए सक्षम है, करेक्टली, ऐसा नहीं कि अंदाज से, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो कोई इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और सेंसिटिवनेस एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। दो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। एक है करेक्टनेस, कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो भी मेजर करे एकदम करेक्ट करे, और दूसरा है सेंसिटिवनेस, कि जो भी मेजर करे वो भी छोटा से छोटा मेजरमेंट भी वो ले सके। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ही हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, अलाउ करते हैं। तो हमारे इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये जरा देखते हैं।
तो किसके लिए सेंसिटिविटी? करंट के लिए, हमको करंट का मेजरमेंट करना है। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। कि गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है। तो हम इसको चलो सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, सिग्मा आई से रिप्रेजेंट करें। आई फॉर करंट इज डिफाइंड एज थीटा अपॉन आई। थीटा अपॉन आई कि कम से कम करंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो। करंट छोटी है, बहुत कम है, लेकिन डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि बहुत सेंसिटिव है। कि थोड़ा सा करंट हमने सप्लाई किया, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और डिफ्लेक्ट हो गया, तो कहेंगे यस इट इज़ ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो करंट जितनी कम, थीटा जितनी ज़्यादा, हम कहेंगे सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा हो गई। तो सेंसिटिविटी सिग्मा आई इज गिवन बाई थीटा अपॉन आई, एंड देयरफॉर थीटा अपॉन आई की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या मिल रहा है? एन बी ए अपॉन सी इन रेडियन पर एम्पियर। इसका यूनिट होगा रेडियन पर एम्पियर। थीटा की यूनिट रेडियन, करंट की यूनिट एम्पियर। सो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर वी मस्ट इंक्रीज द क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिक्रीज द क्वांटिटीज इन डिनोमिनेटर। यानी एन बी ए को बढ़ाइए और सी को घटाइए, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एन नंबर ऑफ टर्न्स, यदि मैंने इसको बढ़ा दिया तो मेरा कॉइल हो जाएगा हैवी, भारी हो जाएगा, और भारी चीज़ को घुमाने के लिए ज़्यादा टॉर्क चाहिए। और टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? करंट। करंट जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा टॉर्क। तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए, इसका मतलब हमको ज़्यादा करंट चाहिए, तब वो घूम पाएगा। नो, हमको तो करंट को कम करना है। तो एन बढ़ाकर हम सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकते, एरिया बढ़ाकर नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो फिर कॉइल का वेट बढ़ेगा, सेंसिटिविटी हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? बी और सी में फोकस करें। बी को बढ़ा दें और सी को घटा दें। बी को बढ़ा दें और सी को घटा दें तो सेंसिटिविटी सफिशिएंटली बढ़ेगा। ठीक है ना? तो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी अब इस सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो हमारे पास दो आइडिया आ गए, बाय इंक्रीजिंग बी एंड बाय डिक्रीजिंग सी। फर्स्ट इंक्रीज बी, बी को बढ़ा दो। कैसे बढ़ेगा? तो दोनों पोल के बीच में, अब ध्यान देना कि कॉन्केव शेप के पोल हो गए हैं, उनके बीच में कॉइल के सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन का कोर रख दो, यानी सॉफ्ट आयरन का पीस रख दो। तो सॉफ्ट आयरन अपनी प्रेजेंस से क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को कई टाइम्स बढ़ा देता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। और जब वो मैग्नेटाइज होगा तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ऐड हो जाता है, जो कई टाइम्स बढ़ जाता है, सेवरल टाइम्स। ठीक है ना? तो बस एक पीस रखना है, और जब पीस हमने बीच में रखा तो कॉइल पर कोई इफेक्ट नहीं, मैग्नेट पर कोई इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, वो जितना है उतना ही है, सब कुछ सेम, कहीं कोई चेंज नहीं। बस क्या हुआ? बी बढ़ गया बस। और बी बढ़ गया मान लो 10 टाइम्स तो सेंसिटिविटी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स बढ़ गया तो 100 टाइम्स। तो बी को बढ़ा करके आप सेंसिटिविटी को काफ़ी बढ़ा सकते हो। तो इंक्रीज बी For increasing B, we place a soft iron core at the center of the coil. Right? तो इस तरह से हमारा B बढ़ जाता है। सेकेंड, डिक्रीज सी को कम करिए, यानी वायर एक ऐसे मटेरियल से बनाइए जिसके लिए सी किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल की।
कि वायर आयरन का है, स्टील का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है। उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है सी। मटेरियल हार्ड है तो सी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मटेरियल सॉफ्ट है तो सी की वैल्यू कम होगी। लेकिन वो वायर ऐसा होना चाहिए कि कॉइल के बार बार डिफ्लेक्ट होने पर भी स्ट्रेंथ उसकी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 बार ऐसा हुआ और वायर टूट के नीचे आ गया, आपका पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो हमको ऐसा भी नहीं चाहिए। हमको सफिशिएंट इलास्टिक मटेरियल भी चाहिए जो बार बार कॉइल के डिफ्लेक्ट होने पर भी न टूटे, लेकिन सी भी सफिशिएंटली स्मॉल होनी चाहिए। तो हमने ऐसे मटेरियल की खोज शुरू की तो हमको मिला कि हाँ भाई, एक मटेरियल है, एक एलॉय है जिसको कहते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज, जिसके पास सफिशिएंट इलास्टिसिटी है और बहुत कम सी की वैल्यू है। ठीक है, तो डिक्रीज सी। तो फॉर दिस द वायर मस्ट बी मेड फ्रॉम फॉस्फोर ब्रॉन्ज। तो ये अपने फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल से इसको बनाया तो सी के वैल्यू सफिशिएंटली स्मॉल हो जाएगा। ठीक, और आपके गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी सफिशिएंटली बढ़ जाएगा। तो ये था गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की पूरी थ्योरी है ये। मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ या करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।